हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों ने पूरा माइंड कंसंट्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट करते हैं, तो यकीन मानिए इससे बाहर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आने ही वाला नहीं है। ठीक है, इसी में से आपको अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है तो आप लोग फोड़ देंगे। ओके, तो हमारी बातों को और क्वेश्चन को, माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिएगा और देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद, देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 1 माह के भीतर। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 4 के अनुसार, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 फर्स्ट के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? टिक पहले से लगा है, राष्ट्रपति। ओके, टिक लगने से आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि जिस पर टिक लगा है वही ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन गलत भी हो सकता है, इसलिए आप अपने माइंड से आंसर दीजिएगा। ओके, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53, ठीक, 53 संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक, अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री परिषद का प्रधान होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ओके, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 75, ठीक, 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो आप लोग हमारी बातों को कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। यकीन मानिए, अगर क्वेश्चन और हमारी बातों को आप लोग ध्यान से, माइंड को कंसंट्रेट करके सुने रहेंगे, तो आप एग्ज़ाम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कहीं से क्वेश्चन आएगा, फोड़ कर आएंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, किसका है भाई? राज्यसभा का। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत, ठीक, 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति सभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। ओके, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है?
राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति, बताइए उपराष्ट्रपति, आगे डैश है, आगे क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपराष्ट्रपति सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है। ओके, उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है, बाकी उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, सही है। किसी भी सदन का सदस्य होता है, सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है, उपराष्ट्रपति सांसद यानी संसद का सदस्य नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसमें भी थोड़ा जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(2) के तहत, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(2) के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है। ओके, किंतु वह यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात उसे उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, या जिस दिन से वह पद धारण करता है उस दिन से वह पद रिक्त माना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ओके, हमारी बातें कई बार आप लोगों को कह रहे हैं कि हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 35 वर्ष। ओके, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति तभी पात्र होगा जब उसने 45 बोल रहे हैं, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इसके अतिरिक्त उसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी आवश्यक है। आगे देखते हैं। देखिए, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, यस राधाकृष्णन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? अभी हम लोगों ने लगाया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, 14। ठीक, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामित किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संसद। ओके, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 79, ठीक, अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम प्रायः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, भारत के राष्ट्रपति। ओके, अनुच्छेद के सॉरी संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, ठीक, संविधान के
अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ओके, राष्ट्रपति का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ओके, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का संसद के किसी सदन में से एक का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि राष्ट्रपति का नहीं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा के पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के दोनों सदस्यों को नामित किया जा सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति द्वारा। ओके, संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार, ओके, संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने पर पद संभालेंगे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, राष्ट्रपति। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है, पद धारण करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 वर्ष तक। ठीक, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। ओके, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती हैं। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता, पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) के तहत जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। आगे देखते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? बताइए, अभी जस्ट क्वेश्चन लगाए हम लोगों ने। ठीक, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 सदस्य। ओके, आगे देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 12 सदस्य नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के तहत, ठीक, 80(1)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है। अभी जस्ट लगाए हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई, बताइए। और हम आपको पढ़कर यानी आपको उसका डिटेल भी बताएं। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पद के रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 महीने तक। ठीक, अनुच्छेद 62(2) के अनुसार, अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारणों से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त तिथि के 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65 के अनुरूप अनुच्छेद 65(1), ठीक, अनुच्छेद 65(1) के अनुरूप ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। ओके, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वह पद त्याग देता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा, यानी किसको देगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, उपाध्यक्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है, उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 बी के तहत, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 94 बी के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है या फिर अपना पद त्याग सकता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ओके, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, रिक्त है, तो राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। ओके,
इतना समझ में आया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों या खाली हों, ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है, ठीक, अस्थायी रूप से। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय यानी संस्था है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वित्त आयोग। ओके, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे। पहले वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था। ठीक, पहले वित्त आयोग का गठन, इम्पोर्टेंट है ये लाइन, इम्पोर्टेंट है, याद करके रखिएगा। पहले वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह है। ओके, एन के सिंह, एन के सिंह है। ओके, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह है। आगे देखते हैं। देखिए आ भी गया क्वेश्चन भी। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, बताइए, अभी जस्ट बताए हैं, गलती मत करिएगा। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1951 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों की बाद की जाती है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 वर्ष के बाद। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है, बताइए। वित्त आयोग। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाले केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांत के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, केंद्र व राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वित्त आयोग। ओके, वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण, आवंटन और राज्यों के राजस्व में भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के विषय में राष्ट्रपति को सिफारिश देने का कार्य करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है, बताइए। भारत के आकस्मिकता निधि का
संरक्षक कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। ओके, कि कौन सा अनुच्छेद? 267। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है। ओके, जिनके लिए संसद की मंजूरी नहीं मिली हुई हो, बाद में मंजूरी प्राधिकार मिल जाने पर निकाली गई रकम भी भरपाई कर दी जाती है। आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती। राष्ट्रपति की ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन रहती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, आगे देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत का राष्ट्रपति। ओके, भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत 76(1), ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। ओके, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। ओके, भारत का महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, वर्तमान में के गोपालन इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। ओके, वर्तमान की बात नहीं हो रही, ये क्वेश्चन है 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइम की बात हो रही है और इस टाइम पे कौन है आप लोग करंट अफेयर से पढ़ लीजिएगा। ओके, और कोशिश करेंगे हम भी प्रोवाइड कर देंगे करंट अफेयर से, बट अभी तो हम लोग प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, इसलिए आप लोग खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर बनाए रखिएगा। ओके, और हम लोग बस तो सहारा मात्र हैं, मेहनत तो आप लोगों को करना है। ओके, तो मेहनत जम कर करिए ताकि कोई भी एग्ज़ाम आए फोड़ दीजिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950। ठीक, 26 जनवरी 1950। ओके, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 3 कार्यकालों में राष्ट्रपति पद पर रहे थे।
जिनमें से प्रथम बार तो वे संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे तथा इसके पश्चात 1952 एवं 1957 के राष्ट्रपति चुनाव में वे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? बताइए, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? बताइए, राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारी बातें और क्वेश्चन को आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके सुनेंगे और पढ़ेंगे और आंसर देंगे तो उम्मीद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग फोड़ देंगे। ओके, तो माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, राष्ट्रपति। ओके, भारतीय शासन व्यवस्था प्रणाली में सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उनका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्च न्यायालय को भेज सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, राष्ट्रपति। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उपस्थित होने पर संबंधित मामलों को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है, परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका है। क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओके, या मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, क्या व्यक्त कर सकता है भाई? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, क्या होता है भाई? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। ओके, डॉक्टर नीलम एन संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति यानी 6वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के मध्य था। आगे देखते हैं
भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? बताइए। भैरों सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके। तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में जुलाई 2007 में, ठीक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हुए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके। भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति यानी 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई, ठीक, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। ओके, 2007 तक रहा। वे मूलतः एक परमाणु वैज्ञानिक थे और उन्हें विजन 2020 तथा पूरा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु सरकार को प्रेरित किया। उन्होंने आम जन का राष्ट्रपति या पीपुल प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आम जन का राष्ट्रपति, ठीक, आम जन का राष्ट्रपति, ओके, आम जन का राष्ट्रपति या पीपुल्स प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा की जाएगी। ठीक, राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा की जाएगी। अब तक भारत में 3 बार अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध में, दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में और जून 1975 आंतरिक अशांति के आधार में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। ओके, इतना आप लोग याद करके रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल कब घोषित कर सकता है? जब सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो। ओके, और कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 3 बार। ओके, बता चुके हैं हम अभी आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? आप क्वेश्चन भी आ गया, 3 बार। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1975 में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 356। ठीक,
संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत, ठीक 56, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिए 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, ओके, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपेगा और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। अभी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिख कर ऐसा कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे घुमा फिरा कर जो है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के सभी लगभग क्वेश्चन शामिल हैं। ओके, और हमारी बात आप लोग सुने रहेंगे तो जान लीजिए रामबाण है आपके लिए। देखिए, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 56 के अनुसार, ठीक, अनुच्छेद 56 का के अनुसार, ओके, अनुच्छेद 56 का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। ओके, सॉरी, देखिए यहाँ पर गलती, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ध्यान कहीं और था, इसलिए जो है हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ भाई। तो हालांकि इसमें देखिए उपराष्ट्रपति है नहीं, तो यही होगा सही। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। हम तो सोचे भाई गलती कर दिए हम, नहीं, ठीक है, वही सही होगा। ठीक, अनुच्छेद 56 के अनुच्छेद 56 का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। ओके, और अनुच्छेद 56(2) के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रश्न के हिंदी संस्करण में उपाध्यक्ष शब्द का उल्लेख किया है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में वाइस प्रेसिडेंट शब्द का उल्लेख किया है। अतः इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ओके, आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। हम तो सोचे भाई उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है तो ये उपराष्ट्रपति है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? बताइए, इनमें से कौन सी नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? बताइए।
लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपना कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष एवं थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति सॉरी। ओके, और बाकी जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सब जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ओके, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को छोड़कर। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ओके, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुमानित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अरे भाई, बड़े लंबे प्रक्रिया के दौरान भाई उपराष्ट्रपति का नियुक्ति होता है। ओके, बताएं आपको, अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं, क्योंकि हम बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो का ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कम से कम समय में हो जाए, लेकिन देख रहे हैं कि कम से कम समय में नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए देखते हैं फटाफट से आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितने आयु पूरी कर लेनी चाहिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी आवश्यक है। अनुच्छेद 58, ठीक, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य अर्हताओं में भारत की नागरिकता, लाभ के पद पर न होना और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आदि शामिल है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, विधानसभा के नामित या नामांकित किए गए सदस्य। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान का अनुच्छेद 54, ओके, संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, ओके, निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। नंबर वन पर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और नंबर 2 है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और नंबर 3 है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए से। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, ठीक,
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध है या करता है। ओके, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ओके, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 है, कोई अधिकतम सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? बताइए, राष्ट्रपति बुला सकता है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक, एक मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ओके, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। ओके, आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 86, ठीक, अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन को अथवा एक साथ समावेत दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है और इस प्रयोजन हेतु सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचन के प्रथम सत्र के समय दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 साल तक। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। अनुच्छेद 356(4) का प्रथम, छोड़िए जाने दीजिए, ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? बताइए, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 57 है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 3। ओके, संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। प्रथम है अनुच्छेद 352, ठीक, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन। ओके, और अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ओके,
राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है तीन प्रकार के। ओके, अभी हमने पढ़ा। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, अनुच्छेद 360। ओके, आगे देखते हैं। ये सब जो है अभी पीछे जस्ट बताए हैं हम आपको। देखिए अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अगर आप लोग हमारे क्वेश्चन को नोट किए होंगे, मतलब जो हम अपने आपसे एक्स्ट्रा जानकारी दिए हैं, तो आप लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 360। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती हैं? कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ओके, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 मास तक प्रवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इनका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस ना ली जाए तब तक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, राष्ट्रपति। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में कितने प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आंतरिक आपात स्थिति। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 3 बार। ठीक, अनुच्छेद 352 के अधीन, अनुच्छेद 352 के अधीन पहली आपातकाल उद्घोषणा वर्ष 1962 ईस्वी में चीन युद्ध के समय, ठीक, दूसरा पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1971 में आघोषित युद्ध में, एवं तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में की गई थी। ओके, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं, सब कुछ पीछे बता चुके हैं। जितने भी टॉपिक हमने अभी बोला है सब पीछे बता चुके हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? टिक लगा हुआ है। हमने आपसे कई बार कहा है कि टिक लगे हुए पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए। टिक लगा हुआ गलत भी हो सकता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अपने माइंड से बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही है। ओके, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जितनी बार चाहे। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए
पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण ब्रिटेन के शासन प्रणाली के आधार पर किया गया है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली के आधार पर किया गया है। राष्ट्रपति इस रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक, राष्ट्रपति इस रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका है जो कि संवैधानिक रूप से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करता है जिनका कि ब्रिटिश क्राउन यानी रानी। ओके, इसके बाद भी भारतीय राष्ट्रपति की विभिन्न विषयों पर स्थिति काफी परिवर्तित है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 महीने तक। ठीक, अनुच्छेद 123 के तहत नोट करते हुए चलिएगा। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में ना रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है, जबकि संसद के समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, बताइए। राष्ट्रपति। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। संविधान के अनुच्छेद 53 में उपबंधित है या वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ओके, और वह इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यपाल। ओके, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुमानित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ओके, अनुच्छेद 66 के अनुसार। आगे देखते हैं। बड़ी लंबी प्रक्रिया है भाई राष्ट्रपति चुनाव की। आगे देखते हैं। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में आवश्यक फाइल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके,
भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय के आवश्यक फाइल किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ओके, प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प सी का चयन भी कहीं से त्रुटि नहीं है। यद्यपि एसएससी ने इस प्रश्न का उत्तर डी ही स्वीकृत किया है। ओके, इसमें जो है यह क्वेश्चन जो है डी सही है, सी भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी माना है एसएससी ने। ओके, हमने आपसे कहा ना कि क्वेश्चन जितने भी हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, हम आपको ऐसे ही नहीं एरू गैरू क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, नहीं, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ये सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर डी सही है, संसद के दोनों सदन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, कैसे चलाया जा सकता है भाई बताओ? संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है बताइए? 78 है, संसद के किसी सदन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्यसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति हम पढ़ दिए थे, उपराष्ट्रपति है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग या महाभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 खा, ओके 67 खा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 खा के तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिनों के पूर्व सूचना देना आवश्यक है। महाभियोग का संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित तथा लोकसभा द्वारा समर्थित होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों कुछ हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक, तो इनको आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे और इसका आंसर बताते चलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग जो है वीडियो को रोक रोक करके एक बार इस क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, वीडियो को हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग वीडियो को रोक करके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा हमारे कहने पर। ओके, चलिए। एक मिनट, थोड़ा सा जूम करते हैं।
एक मिनट। देखिए ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन के पीडीएफ। ओके,